गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों के राज्य काल में प्रशासनिक ढांचा और उसमें क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या संवैधानिक परिवर्तन आए या प्रशासकीय संरचना, बस्तीवादी सेना तथा सिविल प्रशासन का विकास। तो पहले जो परिवर्तन किए गए संवैधानिक कि कानून बनाकर परिवर्तन किए जाने लगे। तो कंपनी जो लेके आई इंग्लैंड की सरकार, सबसे पहला कानून था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में पास हुआ। इसके मुताबिक नंबर 1, ब्रिटिश संसद को कंपनी के कार्यों की इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, बंगाल में गवर्नर जनरल तथा उसकी सहायता के लिए 4 मेंबर एक काउंसिल स्थापित की गई और जो भी फैसले होते थे वो सारे बहुमत से होते थे। फिर गवर्नर जनरल था, उसकी काउंसिल को हक था कोई भी राजनीतिक संधि करे, युद्ध करे, शांति संधि करे। इसके अलावा मुंबई तथा मद्रासों पर की सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। उसके बाद इसमें कुछ कमियां रह गई थीं, तो इन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पास किया गया। उसके मुताबिक जो कंपनी का व्यापारिक प्रबंध और प्रशासनिक या राजनीतिक प्रबंध उसको अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने के लिए इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके जो 4 मेंबर थे वो 4 से घटाकर 3 मेंबर कर दिए गए। मुंबई मद्रास में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। बंगाल में गवर्नर जनरल होता था जो सारे भारत को कंट्रोल करता था, और मुंबई तथा मद्रास जिसे आजकल हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर जो हेड था उसको गवर्नर बोलते थे। उसकी सहायता के लिए भी 3 मेंबरी कमेटी होती थी, फैसले बहुमत से ही होते थे। इसके बाद 1853 में चार्टर एक्ट पास किया गया, 1833 सॉरी। इसके मुताबिक कंपनी को व्यापार करने से रोक दिया गया ताकि वो पूरी अपना ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए। फिर बंगाल का जो गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और देश में कानून बनाने के लिए जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया, और प्रेसिडेंसी सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया कि जो 2 थी प्रेसिडेंसी, मद्रास और बॉम्बे जिसे हम मुंबई बोलते हैं, उनसे अधिकार छीन लिया गया कि वो कानून नहीं बनाएंगे। उसके बाद फिर एक चार्टर एक्ट और पास हुआ 1853 में। उसके मुताबिक जो कार्यपालिका और विधान पालिका अलग कर दिए गए कि कानून कोई बनाएगा, लागू कोई करेगा। विधान पालिका के 12 सदस्य थे और कंपनी के प्रबंध में केंद्रीय सरकार यानी कि उसका हस्तक्षेप बढ़ गया, और जो इंग्लैंड की सरकार थी अब किसी वक्त भी कंपनी का शासन को अंडरटेक कर सकती थी। तो देयर आर 4 क्वेश्चंस: रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट एंड फिर चार्टर एक्ट, यानी कि 2 चार्टर एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट, एक पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो आपके बुक में क्वेश्चन है 8th 9th, ठीक है, ये आपने लिखने हैं। उसके बाद वी विल टॉक टू द अदर क्वेश्चंस। मैं आपको बड़े क्वेश्चन ही ब्रीफ करूंगा, छोटे क्वेश्चन बता दिए जाऊंगे कि सिविल सर्विसेज जैसे आजकल होता है IAS IPS, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, बड़ा टेस्ट होता है टफ इनका। तो इसका जो प्रवर्तक है, जो शुरुआत करने वाला, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहले तो उसने क्या किया कि कंपनी के जो लोग थे वो काफ़ी रिश्वतें लेते थे गिफ्ट के रूप में। इसने कंपनियों के कर्मचारी को इतनी तनख्वाह बढ़ा दी कि उनको करप्शन करने की ज़रूरत ही ना रहे, और उनसे कह दिया कि वो भारतीयों से कोई भी निजी या पर्सनल गिफ्ट नहीं लेंगे। लेकिन उच्च पदों पर सिर्फ यूरोपियन को ही नियुक्त किया जाता था। कॉर्नवालिस से 1885 तक जो सर्विस का विकास किया। पहले 1806 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इंग्लैंड ने हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की थी। यहाँ पर सिविल सर्विसेज के जो नियुक्त अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद उनको भारत भेजा जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था
कि भारतीयों को नौकरी दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के, लेकिन भेदभाव फिर भी किया जाता था। 1853 यानी कि 1853 तक जो भी कर्मचारी इंग्लैंड से भारत आता था उसकी नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर करते थे। अब ये नियुक्ति इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथ में ले ली और इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। ये इंग्लैंड में होती थी और इंग्लिश मीडियम में होती थी। इसमें मैक्सिमम एज 22 ईयर्स, 1864 में 21 वर्ष निर्धारित की गई, 1876 में 19 वर्ष कर दी गई। और जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर है ना, जिन्होंने जन गण मन लिखा, उनके भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में ये परीक्षा पास की थी। लेकिन एक तो कम आयु में भारतीयों की ये परीक्षा दे पाना मुश्किल था क्योंकि ग्रेजुएशन ज़रूरी थी, उसके वो भी इंग्लैंड जाना पड़ता था। अतः भारतीयों ने डिमांड की कि एज बढ़ाई जाए और परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के साथ साथ भारत में ली जाए। लॉर्ड रिपन ने इसकी मांग का समर्थन किया, परंतु इंग्लैंड की सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 1886 के बाद वायसराय रिपन आया, उसने 15 सदस्यों की पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त किया। आजकल भी जो बड़ी बड़ी नियुक्तियाँ होती हैं सेंटर में है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इधर हर स्टेट का अपना भी लोक सेवा आयोग है, जैसे PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके लिए 3 प्रकार की सर्विसेज थी, एक इंपीरियल या इंडियन सिविल सर्विस, इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हो। प्रांतीय सर्विस, इनकी जो परीक्षा है प्रतियोगी परीक्षा वो अलग अलग प्रांतों में हो। और फिर प्रोफेशनल सर्विस, कहा गया कि जो प्रोफेशनल सर्विस है इसकी एज 19 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। 1892 में भारत सरकार ने इनको मान लिया। 1918 में मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड, ये भी एक कमेटी बनी थी, इन्होंने सिफारिश की कि जितनी सिविल सर्विसेज हैं भारत में 33% इंडियंस को दी जाए। और ये रिपोर्ट को भारत को 1919 में लागू किया। फिर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा कमीशन ये लागू किया गया जो ऐसी परीक्षाओं की आयोजन करेगा। 1935 में संघीय लोक सेवा कमीशन तथा कुछ प्रांतीय लोक सेवा कमीशन स्थापित किए गए ताकि जो हाई पोस्ट हैं उन पर नियुक्तियां प्रॉपरली की जा सकें। तो इस प्रकार जो इंडियन सिविल सर्विसेज है भारतीयों को बड़ी संख्या में बाद में नियुक्त किया जाने लगा, लेकिन फिर भी उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। उसके बाद था फिर सैनिक प्रबंध कि जब अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई ना, तब 1856 तक भारत में 2,33,000 भारतीय सैनिक थे, 45,300 अंग्रेज सैनिक या यूरोपियन सैनिक थे। लेकिन भारतीय सैनिकों को यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले तनख्वाह या भत्ते बहुत कम देते थे और जो भारतीय सैनिक सिपाही भर्ती होता था वो अधिक से अधिक सूबेदार तक जा सकता था। फिर परेड के वक्त जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भारतीयों के साथ बड़ा गलत व्यवहार करते थे, इसलिए 1857 में भारतीयों ने विद्रोह किया था। फिर जब विद्रोह हो गया, सैनिक थे ज़्यादातर, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि नए सिरे से सेना का संगठन किया जाए। पहले इसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। जो इम्पोर्टेंट जैसे तोपखाना, वहाँ पर सिर्फ यूरोपियन सैनिक रखे जाने लगे। मद्रास चेन्नई में 2:1 की रेशो रख दी गई कि 2 भारतीय सैनिक 1 यूरोपीय सैनिक। और जहाँ जहाँ पर कोई डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर ज़्यादातर यूरोपियन सैनिकों को ही लगाया जाने लगा। उसके बाद इन्होंने धर्म के नाम पर फौज का संगठन करना शुरू किया, जैसे सिख रेजिमेंट, इसमें सिख लेने शुरू कर दिए, जनरल कैटेगरी। सिख लाई जो शेड्यूल कास्ट सिख थे उनको सिख लाई में लेना शुरू कर दिया। जाट रेजिमेंट, हरियाणा के जाट। डोगरा रेजिमेंट जो जम्मू कश्मीर हिमाचल के पहाड़ी लोग हैं। इसी प्रकार गढ़वाल, कुमाऊँ, गोरखे, मराठे, अलग अलग जो नस्लें जातियाँ थी उनकी रेजिमेंट्स बना दी ताकि अगर मान लो सिख विद्रोह करते हैं तो गढ़वाल वालों को भेज दो, गढ़वाल वाले विद्रोह करें मद्रास वालों को भेज दो, मद्रास वाले विद्रोह करें गोरखों को भेज दो, गोरखे विद्रोह करें डोगरों को भेज दो, डोगरे विद्रोह करें सिखों को भेज दो, ताकि ये लोग आपस में ही लड़ते रहें। फिर अवध बिहार था मध्य भारत के सैनिकों ने
क्योंकि 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इसलिए इनको बहुत ही कम नौकरियां दी जाने लगीं। और जो लड़ाकू जातियाँ थी जैसे सिख, पठान, जाट, गोरखे, इनको काफ़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। उसके बाद इसमें पुलिस को भी नया रूप दिया। हर ज़िले में पुलिस का कप्तान बनाए गए कि जो पुलिस का चीफ था उसे पुलिस कप्तान बोलते थे। आगे ज़िलों को कई थानों में डिवाइड किया गया। हर थाने का अपना अपना इलाका होता था और जो जिसको हम SHO बोलते हैं उस वक्त उसको दरोगा बोलते थे। फिर जो गाँवों में सुरक्षा का प्रबंध होता वो चौकीदार ही किया करते थे। उसके बाद आगे न्याय व्यवस्था। तो अंग्रेज़ों ने एक लिखित कानून दिया कि वार एंड हेस्टिंग्स जिलों में सदर, निजामत तथा दीवानी अदालतें स्थापित की। और कलकत्ता क्योंकि उस वक्त भारत की राजधानी थी, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय बनाया की स्थापना की गई। और जो पुस्तक लिखी जजों को गाइड करने के लिए, उसका नाम ही, क्योंकि कॉर्नवालिस ने लिखी थी, इसका नाम ही पड़ गया कॉर्नवालिस कोड। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में ज्यूरी सिस्टम स्थापित किया। 1833 में इंडियन लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। फिर देश में कानून का शासन स्थापित किया गया कि कानून की निगाह में सभी लोग बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। अब जब इंडियन जो लोग थे वो जज बनने शुरू हो गए, मजिस्ट्रेट, लेकिन किसी इंडियन जज को ये अधिकार नहीं था कि वो किसी यूरोपियन के खिलाफ मुकदमा सुन सके। लॉर्ड इल रिपन ने इल्बर्ट बिल द्वारा ये रिकमेंड किया कि भारतीय जो इंडियंस हैं उनको भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। सो बेटा, जो तुम्हें अति छोटे उत्तर वाले प्रश्न उनको सिर्फ याद करना है। जो छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं जो आपकी बुक में क्वेश्चन 8 से शुरू होते हैं, 8 से लेकर 11 तक, और उसके बाद फिर जो छोटे प्रश्न हैं अन्य परीक्षा शैली पर, वो 1 से लेकर 3 तक, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चंस आपने लिखने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और याद भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।